हेलो स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियो में आर्टिकल 19 जो हमारी फ्रीडम्स हैं उनके बारे में हमने डिटेल्ड में पढ़ा था एक एक चीज़। अब हम राइट टू फ्रीडम में ही 19 से 22 आर्टिकल आते हैं। ये मैंने बात आपको पिछली वीडियो में बताई थी कि 19 से 22 ये पूरे के पूरे राइट टू फ्रीडम में आते हैं। हमने आर्टिकल 19 कवर कर लिया था। आज हम 20, 21 और 22, बीच में 21 ए भी एक इंट्रोड्यूस हुआ है, वो भी करेंगे। अब आर्टिकल 20 की बात करते हैं हम। आर्टिकल 20 जो कि क्या कहता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। कन्विक्ट कर देना किसी को गुनहगार मतलब साबित कर देना है, इस चीज के बारे में बात करता है। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस कि किस बारे में किसको सजा हो सकती है। तो सबसे पहली बात, ये अवेलेबल किस किस को है, ये सिटीजन्स को भी है, फॉरनर्स को भी है, लीगल पर्सन लाइक अ कंपनी और कॉरपोरेशन को भी है। अब इसमें 3 पार्ट्स आते हैं। इसमें 3 पार्ट्स आएंगे। सबसे पहले क्या है कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब क्या है कि अगर कोई, मान लीजिए आज की डेट में किसी का डॉग अगर किसी को काट ले तो उस पर्सन के लिए कोई पनिशमेंट नहीं है। मान लीजिए ऐसा अगर है कि उस आज की डेट में अगर कोई डॉग किसी को काट ले और उसके ओनर के ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आज से 1 साल के बाद कुछ ऐसा रूल आ गया कि किसी का डॉग अगर किसी को मतलब बहुत ज्यादा हर्ट कर देता है, बहुत ज्यादा काट लेता है या उसको मतलब कुछ हो जाता है, तो ओनर के लिए भी पनिशमेंट आ जाए मान लीजिए। लेकिन जिस दिन से वो एक्ट आएगा, ठीक है, उससे पहले जो एक्ट्स हुए होंगे उसी तरह के, उसके लिए वो एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता। अगर क्या लिखते हैं इसमें देखिए, अ पर्सन शैल नॉट बी पनिश्ड फॉर एन एक्ट दैट वाज नॉट क्राइम एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट। जब किया गया है अगर तब वो क्राइम नहीं है, जब वो किया गया है तब वो क्राइम नहीं है, चाहे वो बाद में क्राइम हो गया हो, तो उसको पनिश नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने डॉग वाला एग्जांपल दिया, अगर 1 साल बाद लॉ आ गया कि जिन्होंने किसी के पिटबुल ने किसी को काट लिया तो उसको बंदे को पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन वो पुराने लोग नहीं कोर्ट जा सकते कि भाई हमारे भी किसी बंदे को फलाने के पिटबुल ने काटा था, नहीं। तो जिस जिस दिन एक्ट का कमीशन हुआ है, जिस दिन वो एक्ट हुआ है, ठीक है, उस दिन अगर वो चीज क्राइम नहीं है तो फिर उस बंदे को पनिशमेंट नहीं दी जा सकती, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर्सन shall not be punished for an act that was not a crime at the time of commission of the act। तो जिस समय हुआ है, लेकिन इसमें याद रखना है कि ये क्रिमिनल एक्ट्स के लिए ही होता है, नॉट फॉर सिविल एक्ट्स। अभी हम आगे इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ये जो चीजें क्रिमिनल एक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। फिर दूसरा, इसमें इसी नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ में 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट हमने पढ़ा कि किसी को नॉट अ क्राइम एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट है तो उसको पनिश नहीं कर सकता। दूसरा क्या है, a person cannot be subjected to a penalty greater than that prescribed by the law in force at the time of the commission of the act। मान लो किसी ऑफेंस के लिए जिस दिन वो ऑफेंस किया गया है, जिस दिन वो एक्ट किया गया है, उस दिन जितनी पनिशमेंट डिफाइंड है एक्ट में, लॉ में, उतनी ही उसको मिलेगी। मान लीजिए कोई किसी ऑफेंस के लिए 6 मंथ्स की, मान लीजिए कि इम्प्रिजनमेंट है और बाद में उसको बढ़ा के 1 साल कर दिया गया, लेकिन 6 महीने देनी है 1 साल देनी है, वो डिपेंड करेगा कि वो एक्ट कब हुआ है। तो जब वो जिस दिन वो ऑफेंस हुआ है उस दिन देखना पड़ेगा कि कौन सा लॉ जो था वो एप्लीकेबल था। और जो क्रिमिनल लॉज जो इस तरह के होते हैं जिसमें पनिशमेंट वगैरह होती है, तो वो जिस दिन लागू होते हैं उसी दिन से उनको देखा जाता है कि कौन से एप्लीकेबल होगा कौन सा लॉ। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई। दूसरी, द पर्सन कैनॉट बी सब्जेक्टेड टू अ पेनल्टी ग्रेटर देन दैट प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ इन फोर्स एट द कमीशन ऑफ दैट। यानी कि जिस समय एक्ट हुआ है उस समय वो क्राइम है कि नहीं, दूसरी बात उस समय उसकी क्या पनिशमेंट है, ये दोनों बातें हैं। अब इसमें जो याद रखने की बातें हैं, पॉइंट्स टू बी नोटेड जो है वो क्या है कि जो ये रेट्रोस्पेक्टिव यानी कि पुरानी डेट से इनैक्टमेंट ऑफ लॉ है, ये क्रिमिनल लॉज के लिए तो मना है, लेकिन सिविल लॉ या टैक्स लॉज के लिए मना नहीं है, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट जो है, आज की मान लो अभी चल रहा है, आज है 29 जुलाई, 29 जुलाई 2025, लेकिन गवर्नमेंट 1 जुलाई 2025 से रेट्रोस्पेक्टिव कोई टैक्स लगा सकती है, ठीक है। तो
वो चीज कर सकती है या 1 अप्रैल से लगा सकती है, 1 अप्रैल 2025 से। तो रेट्रोस्पेक्टिव यानी कि पुरानी डेट से टैक्स लगाया जा सकता है, और सिविल मैटर्स के लिए भी कोई लॉ बनाया जा सकता है, लेकिन क्रिमिनल लॉस के लिए रेट्रोस्पेक्टिव पुरानी डेट से नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, इंसान कहेगा कि उस समय तो जब मैंने किया ये, तब तो ये क्राइम था ही नहीं, ठीक है, उस समय तो क्राइम नहीं था, और अब हो गया तो उसमें उसको थोड़ी पता, अगर उसको पता होता कि वो क्राइम हो जाएगा तो शायद वो ना करता। तो क्रिमिनल लॉस के लिए रेट्रोस्पेक्टिव वाली जो बात है वो एप्लीकेबल, ये तो रेट्रोस्पेक्टिव लॉ नहीं इनेक्ट किया जा सकता। तो दोबारा से आर्टिकल 20 का पहला पार्ट, आर्टिकल 20 में तीन तीन पॉइंट्स आएंगे। एक आएगा नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, एक आएगा नो डबल जियो पार्टी, और एक आएगा नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो उसका पहले पार्ट में हमने पढ़ा नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, जिसमें हमने दो बातें पढ़ी कि उसको एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट, अगर वो क्राइम नहीं है तो उसको उसको कन्विक्ट नहीं किया जा सकता, और इसी तरह से जितनी पनिशमेंट एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट प्रिस्क्राइब है उतनी ही दी जा सकती है। फिर हमने क्या बात किया, क्रिमिनल लॉज के लिए एप्लीकेबल नहीं, सिविल और टैक्स, सिविल लॉज या टैक्स लॉज के लिए एप्लीकेबल हो सकता है रेट्रोस्पेक्टिव इनेक्टमेंट। और ये वाली जो इम्यूनिटी है, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन जो हम आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 22 में, उसके केस में भी एप्लीकेबल नहीं है। फॉरनर्स को भी ये है, एनिमी एलियंस वगैरह के लिए हम आगे पढ़ेंगे। नो डबल जियो पार्टी, अब इसी का आर्टिकल 20 का ही सेकंड पॉइंट आता है, नो डबल जियो पार्टी। देखिए, आप मूवी में बहुत सारे सुनते होंगे, सीरियल्स में भी, वेब सीरीज में भी, कि एक मर्डर करो या दो मर्डर करो सेम पनिशमेंट है। नहीं, ठीक है, वो अलग अलग क्राइम है, ठीक है। एक सेम बंदे के मर्डर के लिए दो बार उसको सजा नहीं दे सकते, लेकिन अगर अलग अलग बंदे हैं, अलग अलग बंदों को उसने मारा है, तो उसको सजा मिल सकती है। और आपने कई बार देखा होगा लोगों को, इतने बाहर के कंट्रीज में भी कितनी कितनी 100 100 साल की लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाती है, क्योंकि उन्होंने कई सारे मर्डर्स किए होते हैं, तो सबकी मिला के वो कर देते हैं। तो ये जो चीज है, ये ध्यान रखने वाली है कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। लेकिन अगर बंदा ही अलग अलग है तो ऑफेंस सेम नहीं हुआ ना, ठीक है, बंदा अलग अलग है तो ऑफेंस सेम नहीं हुआ। एक ही बंदे को मार दिया, उसी के लिए दो बार पनिशमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन अलग 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 बंदे को मारा है तो वो अलग अलग ऑफेंस है, ठीक है। फिर इसमें क्या ध्यान रखना है, ये उन्होंने, हमने बोला कि एक ही क्राइम, एक ही ऑफेंस के लिए एक से ज्यादा पनिशमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन इट इज अवेलेबल ओनली इन प्रोसीडिंग बिफोर अ कोर्ट और अ जुडिशियल ट्राइब्यूनल। एक बंदे ने किसी को मतलब मान लीजिए मर्डर कर दिया, उसको कोर्ट ने सजा सुना दी, ठीक है, लेकिन अब वो मान लीजिए वो सरकारी नौकरी में ही था, तो ऐसा नहीं है कि उसका डिपार्टमेंट एक्शन नहीं ले सकता, और वो कोर्ट को ये कहेगा नहीं जी आपने तो मुझे कर दिया, तो डबल जियो पार्टी होगी, मुझे एक ही ऑफेंस के लिए दो बार पनिशमेंट मिल रही है। नहीं, ये जो डिपार्टमेंटल एक्शन हो रहा है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन हो रहा है, ये जुडिशियल नेचर का नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये अलाउड है कि मतलब अगर कोर्ट ने कुछ सुनाई है सजा, तो उसका डिपार्टमेंट भी हो सकता है उसको डिसमिस कर दे, रिमूव कर दे सर्विस से। एडमिनिस्ट्रेटिव या डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि वो जुडिशियल नेचर का नहीं है। जुडिश पनिशमेंट हम कह रहे हैं कि दो, ये एडमिनिस्ट्रेटिव या डिपार्टमेंटल एक्शन अलग तरीके की पनिशमेंट है, ठीक है, कि उसने किसी का मर्डर किया, तो उसके डिपार्टमेंट ने भी फिर एक्शन लेके उसको सर्विस से रिमूव कर दिया। तो ये हो गया डबल जियो पार्टी का। दोबारा देख लेते हैं एक बार, डबल जियो पार्टी में क्या है कि किसी को एक ही ऑफेंस के लिए एक से ज्यादा बार पनिशमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंटल एक्शन उसके लिए ले सकता है। फिर आर्टिकल 20 में ही 20 के हमने पहला पढ़ा, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव लॉ नहीं होगा, डबल जियो पार्टी नहीं होगी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। Person shall not be forced to testify against themselves, that is to witness against himself or themselves। यानी कि अपने अगेंस्ट ही एविडेंस देना, अपने अगेंस्ट ही एविडेंस देना, ये कोर्ट उसको मानता नहीं है। तो बहुत बार आपने देखा होगा मूवीज में क्या करते हैं, पुलिस पीट रही है उसको, जो एक्यूज है उसको पीट रही है, और फिर उसने अगर कह दिया कि हाँ हाँ मैंने उसको मारा है, तो फिर वो लेकिन कोर्ट में जाके पलट सकते हैं वो, ठीक है, क्योंकि वो अगर उसका कन्फेशन भी है तो नहीं माना जाता वो उसको, क्योंकि सबको पता है इंडिया में तो पर्टिकुलरली कि पुलिस कितना थर्ड डिग्री तक टॉर्चर कर देती है। तो इस तरह का, चाहे वो ओरल हो, चाहे वो इवन रिटन एविडेंस भी हो, ओरल या रिटन एविडेंस हो, उसको भी जो है वो नहीं माना जाएगा। लेकिन ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए ही बात हो रही है, सिविल के लिए नहीं हो रही है, ठीक है, सिविल के लिए ये नहीं हो रही है। लेकिन इसमें अगर किसी का ब्लड का स्पेसिमेन ले रहे हैं, किसी के थंब इम्प्रेशन ले रहे हैं, किसी को बोल रहे हैं कि आप हमें अपनी पेन ड्राइव दे दो, आप हमें अपना लैपटॉप दे दो, तो वो सारी बातें कर सकती है पुलिस, ठीक है, मतलब जुडिशरी भी कर सकती है, पुलिस भी कर सकती है। लेकिन यहाँ पे सिंपल सी बात यह है कि अपने अगेंस्ट ही गवाही जो है वो मान्य नहीं होगी, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि वो तो ईजी है पुलिस के लिए करवाना, ठीक है। तो इसके दोबारा से एक बार हम देख लेते हैं तीनों पॉइंट। सिर्फ आपको एक आर्टिकल 20 में क्या क्या याद रखना है, पहले तो उसका नाम जरूर याद रखना है आपने, कि प्रोटेक्शन है किसके अगेंस्ट, इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। क्या है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। इसमें पहला पॉइंट है नो एक्स
पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि पुरानी डेट से नहीं। ठीक है, पुरानी डेट से नहीं यानी कि जिस दिन हुआ कुछ भी ऑफेंस उस दिन वो क्राइम नहीं था और उससे ज्यादा पनिशमेंट भी नहीं मिल सकती थी जितनी उस दिन डिफाइंड है। क्रिमिनल लॉस के लिए ये, सिविल और टैक्स लॉस के लिए नहीं है। फिर नो डबल जियोपार्डी, एक ही ऑफेंस के लिए दो बार नहीं पनिशमेंट मिल सकती, लेकिन डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन हो सकता है। फिर तीसरा, अपने ही अगेंस्ट जो है एविडेंस या कन्फेशन नहीं माना जाएगा, नहीं दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 21 की। ये एक बहुत ही ब्रॉड आर्टिकल है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, लाइफ की प्रोटेक्शन और पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यानी कि किसी की लाइफ भी ले सकते हैं, लेकिन वो जो है प्रोसीजर वो लॉ ने एस्टेब्लिश। अब किसी ने अगर मान लीजिए किसी को डेथ सेंटेंस दी है तो इसका मतलब तो उसकी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ नहीं, वो जाके क्या ये कहेगा कोर्ट में कि भी मेरा तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ नहीं हुआ, नहीं। तो इसमें क्या लिखा है, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अगर लॉ कह रहा है कि उसको इस क्राइम की ये सजा मिल सकती है कि उसकी लाइफ ही ली जाए, तो वो क्योंकि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है तो वो ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते किसी की। ठीक है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इवन जो सुसाइड है, सुसाइड भी क्या प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ नहीं है, तो सुसाइड भी जो है इसके अंडर कवर होता है, सुसाइड इज नॉट अलाउड। ठीक है, वो भी एक पनिशेबल है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत ही ब्रॉडली डिफाइन किया, इसमें बहुत बहुत सारी चीजें हैं जिसमें से कुछ मैंने यहाँ पे लिखी हैं, जैसे कि कहते हैं कि राइट टू लिव विद डिग्निटी। ठीक है, आपको पूरी रिस्पेक्ट के साथ डिग्निटी के साथ रहने का हक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। राइट टू प्रिवेसी भी है, आप किसी की वीडियोस के बिना परमिशन के निकाल रहे हैं, आप किसी का फोन टैप कर रहे हैं। राइट टू हेल्थ है, इवन राइट टू टाइमली ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है। आपको राइट टू लाइवलीहुड है कि आप अपनी कमाई कर सकें। राइट टू रेपुटेशन है, राइट टू फेयर ट्रायल है, जबकि ये कितना हो रहा है मैं नहीं पता, और टाइमली ट्रायल भी नहीं हो रहा है। ठीक है, कोर्ट्स इतने ओवरलोडेड हैं। राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, ये मेनका गांधी वाले केस में आता है। अगर हमें ट्रैवल करना होता है इनसाइड द कंट्री तो आर्टिकल 19 था, राइट टू मूवमेंट था ना, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। लेकिन अब्रॉड के लिए ये है आर्टिकल 21। फिर राइट ऑफ वुमेन टू बी ट्रीटेड विद डिसेंसी एंड डिग्निटी, दैट इज ऑल्सो। राइट टू एजुकेशन, ये हम आगे पढ़ेंगे, 21 ने इंट्रोड्यूस किया था। राइट टू एजुकेशन है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना था कि प्राइमरी एजुकेशन जो है हक है बच्चों का। राइट टू अ क्लीन एनवायरनमेंट, क्लीन एयर, क्लीन वाटर, ये भी राइट टू लाइफ, राइट टू आर्टिकल 21 में कवर होता है। राइट टू लीगल एड, ठीक है, कोई वकील अफोर्ड नहीं कर सकता तो फ्री लीगल एड उसको मिलनी चाहिए। राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, राइट टू शेल्टर, राइट टू स्पीडी ट्रायल, और ये दोनों सिटीजन और नॉन सिटीजन सबको अवेलेबल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें किसी की लाइफ या पर्सनल लिबर्टी नहीं ली जा सकती एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। और ये काफी, इसमें और भी बहुत सारी चीजें आती हैं कि जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टाइमली ट्रीटमेंट, कस्टडी में किसी की हरासमेंट ना हो पुलिस कस्टडी में, मेडिकल एड जो है टाइमली मिले, किसी जो प्रिजनर्स हैं, इवन जो जेल में रहते हैं कैदी प्रिजनर्स, उनको भी सारी बेसिक नेसेसिटीज मिले। तो ये बहुत सारी, पब्लिक हैंगिंग किसी की ना हो कि ना खुलेआम किसी, जैसे पहले होता था मूवी में दिखाते थे चौराहे पे वो कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें। आर्टिकल 21 बहुत बहुत वाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर आर्टिकल 21A आया। ठीक है, ये आया कैसे, ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2002 का। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2002 का, उसके थ्रू ये इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसमें है क्या कि द स्टेट, क्या है इसमें, द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन, किस एज ग्रुप में, 6 to 14 ईयर्स के एज ग्रुप में। ठीक है, 6 to 14 ईयर्स के एज ग्रुप में, इन सच मैनर एज द स्टेट में डिटरमाइन। ठीक है, हम इसको डीपीएसपी में भी और पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी इसके बारे में कि फ्री एजुकेशन के बारे में सरकार क्या क्या कहती है। और ये 86 अमेंडमेंट 2002 की वजह से हुआ था। 1993 में एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू प्राइमरी एजुकेशन जो है वो राइट टू लाइफ है अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, इसी वजह से फिर 86 अमेंडमेंट लाके राइट टू एजुकेशन को 6 से 14 ईयर्स के लिए के बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन जो है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, कंपल्सरी। ठीक है, लेकिन स्टेट डिसाइड कर सकती है वो उनको किस तरह से उनको एजुकेशन देनी है, वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा एक
जो है एक फंडामेंटल राइट इंट्रोड्यूस किया गया था आर्टिकल 21A में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से। कई बार ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूछी जा सकती है कि आर्टिकल 21A कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस हुआ था। अब आते हैं आर्टिकल 22 पे, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है भाई, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 4A, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 22 क्या कहता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है, कि अपनी मर्जी नहीं है, पुलिस की जिस मर्जी को अरेस्ट करके दे सकते हैं। अब इसमें देखिए, एक होती है प्यूनिटिव डिटेंशन और एक होती है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन क्या होती है कि किसी ने कुछ क्राइम किया, उसको कोर्ट में पेश किया गया, बकायदा ट्रायल हुआ और फिर उसको जो भी सजा सुनाई गई, ठीक है, उसके बाद जो उसको सजा मिल रही है वो प्यूनिटिव डिटेंशन होती है कि कोर्ट ने कहा इसको 3 महीने के लिए बंद कर दो, तो वो जो 3 महीने के लिए बंद किया जा रहा है दैट कम्स अंडर प्यूनिटिव डिटेंशन। और अभी हम देखेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन अलग है। तो सबसे पहले ऑर्डिनरी अरेस्ट के लिए, ठीक है, ऑर्डिनरी अरेस्ट अगर हो तो क्या 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 किसी के पास राइट्स हैं। सबसे पहला, उसको रीजन बताना पड़ेगा कि भैया तुम्हें अरेस्ट क्यों कर रहे हैं, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द रीजन फॉर अरेस्ट। फिर आपने ये सब मूवीज में भी देखा होगा कि उसके पास हक होता है कि वो अपने लॉयर को कंसल्ट कर सकता है। फिर 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर उसको एक मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाना होता है। जब तक अगर मजिस्ट्रेट कह देगा नहीं आपके ग्राउंड्स जो आप अरेस्ट कर रहे हो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, तो उसको इमीडिएटली रिलीज करो। अगर मजिस्ट्रेट को लगेगा कि भाई नहीं वैलिड ग्राउंड्स पर अरेस्ट किया गया है, तो वो कर सकता है। यानी कि देखो उसमें फोर्थ में क्या लिखा है कि नो डिटेंशन बियॉन्ड 24 आवर्स विदाउट परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट। तो पुलिस 24 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकती किसी को बिना परमिशन के फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट। तो 4 पॉइंट्स हो गए इसमें ऑर्डिनरी अरेस्ट के लिए। ऑर्डिनरी अरेस्ट के लिए कि एक तो उसको रीजन बताना है, उसको अपना लॉयर को वो कंसल्ट कर सकता है, 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के आगे प्रेजेंट करना है। अगर मजिस्ट्रेट ने ऑथोराइज नहीं किया तो उसको इमीडिएटली छोड़ना है 24 घंटे के बाद। अब बात करते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंट करना, जैसे कहते हैं ना कि डेंगू को प्रिवेंट कैसे करते हैं कि पानी को इकट्ठा ना होने दो पॉट्स में या कहीं पे भी ओपन एरियाज में, ताकि वो हो ही ना। तो ऐसे ही प्रिवेंटिव डिटेंशन से नाम से पता चल रहा है कि क्राइम हुआ नहीं है, लेकिन किसी को शक की बिना पे ऑन द बेसिस ऑफ डाउट कि ये बंदा कर सकता है कोई क्राइम, तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। काफी खतरनाक है देखा जाए तो ये जो है जो हमारे पास ये प्रोविजन है प्रिवेंटिव डिटेंशन का। कहते हैं दिस अलाउज अरेस्ट बिफोर अ क्राइम इज कमिटेड टू प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम डूइंग समथिंग हार्मफुल टू सोसाइटी और फॉर नेशनल इंटरेस्ट। ये काफी खतरनाक है, देखिए नाम से पता चल रहा है आपको। लेकिन इसमें क्या क्या कंडीशन है? एक तो विदाउट ट्रायल, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन में अगर किसी को कर लिया तो उसके पास ये हक नहीं है जो यहाँ वाले हक हैं। उसको बिना ट्रायल के 3 महीने मैक्सिमम ऑफ 3 मंथ्स के लिए उसको रखा जा सकता है, ठीक है। अगर 3 मंथ्स के बियॉन्ड एक्सटेंशन करनी है तो एक एडवाइजरी बोर्ड होता है, एडवाइजरी बोर्ड में हाईकोर्ट के जजेस होते हैं, उनका अप्रूवल चाहिए। लेकिन मतलब 3 महीने तक तो आप सोचो पुलिस रख सकती है। फिर उसको ये बताना जरूरी है कि आपको क्यों हमने डिटेन किया प्रिवेंटिव डिटेंशन में, लेकिन ये बताना जरूरी नहीं है कि कौन सा पब्लिक इंटरेस्ट थ्रेटन हो रहा है, ठीक है ये, लेकिन उसको रीजन बताना जरूरी है कि हाँ आपको क्यों किया जा रहा है। लेकिन फैक्ट्स कौन से हैं जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है वो डिस्क्लोज मत करो। और उसको एक अपॉर्चुनिटी भी दी जानी चाहिए ताकि वो अपने डिटेंशन ऑर्डर के अगेंस्ट एक रिप्रेजेंटेशन दे सके। लेकिन ये बहुत ही खतरनाक प्रोविजन है। इसमें मैक्सिमम ऑफ 3 मंथ्स के लिए विदाउट ट्रायल रख सकते हैं किसी को। और इसमें देखिए इसमें 44th अमेंडमेंट एक्ट से इस पीरियड को ना 3 महीने के पीरियड को 2 मंथ्स कर दिया गया था, लेकिन वो इनटू फोर्स नहीं आया, तो इसलिए अभी भी ये 3 मंथ्स का ही है। तो आप सोचिए किसी को 3 महीने जेल में पकड़ के बैठ जाओ बिना किसी मजिस्ट्रेट के आगे पेश किए, ठीक है, लेकिन 3 महीने के बाद एडवाइजरी बोर्ड के पास एक्सटेंशन अगर चाहिए तो उसके एडवाइजरी बोर्ड के पास जाना होगा। इसमें कुछ पॉइंट्स याद रखने की जरूरी है। क्या क्या? एक तो पार्लियामेंट जो है वो ये बता सकता है कि कौन से सर्कमस्टांसेस है, किस तरह के केसेस जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन में कवर किए जा सकते हैं। क्या मैक्सिमम पीरियड होगा जिसके लिए किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में हम पकड़ के रख सकते हैं, और एडवाइजरी बोर्ड जो है उसका भी क्या कोई प्रोसीजर है जिसको वो फॉलो करेगा, ये सब पार्लियामेंट बता सकता है। तो ये अथॉरिटी किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। अब इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज कि पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है किस बारे में, कि अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन पे रीजंस किस किस, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया जहां पे इन्वॉल्व है, वहां पे पार्लियामेंट ही बनाएगा कोई भी प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड लॉ। जहां पे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, जहां पे डिफेंस,
फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ये जहां पे कंसर्न्स होंगे वहां पे सिर्फ पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है कि वो कोई लॉ बना सकता है। फिर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों एक साथ कंकरेंटली बना सकते हैं अगर सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, स्टेट मतलब जो स्टेट्स हैं हमारी, पब्लिक ऑर्डर की मेंटेनेंस के लिए, या फिर सप्लाईज और सर्विसेज जो कि कम्युनिटी के लिए एसेंशियल हैं, ठीक है। कोई अब जैसे बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, ठीक है, वो उसकी सप्लाई में कोई बाधा डाल रहा है जानबूझकर, हमें पता है कि वो बाधा डालेगा, ठीक है, तो ये सर ये एसेंशियल सर्विसेज हैं, एसेंशियल सप्लाई है मेडिसिन, ये सबसे। तो बेसिकली आपको याद रखना है, 3 चीजों के लिए, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के लिए पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है। अदरवाइज जो है मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई एंड सर्विसेज, पब्लिक ऑर्डर और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए दोनों के पास है, पार्लियामेंट के पास भी है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी। हमने आपने काफी कुछ सुना होगा, आपने टाडा, पोटा, ये सब सुना होगा आपने। तो काफी सारे एक्ट्स भी हम लोगों ने, इंडिया ने बनाए थे, ठीक है, और उनको रिपील भी कर लिया गया काफियों को, कि जैसे ब्लैक मार्केटिंग है, ब्लैक मार्केटिंग मना है, ठीक है, वो सब प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकते हैं। मैंने बताया ना, कोई मेडिसिन को ही वो करके बैठ गया तो उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन की जा सकती है उस बंदे की, कोई ब्लैक मार्केटिंग ना करे एसेंशियल सप्लाईज की, एसेंशियल कमोडिटीज की। इसी तरह से जो ड्रग्स वगैरह होते हैं, उसमें भी प्रिवेंटिव डिटेंशन की जा सकती है किसी की, क्योंकि हमें पता है कि वो ये काम करने वाला है, फिर प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट आया था, पोटा, उसको रिपील कर लिया गया था बाद में। इस तरह से काफी सारे एक्ट्स आए थे, बट ये हमारी कंट्री में ही, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही ऐसा लिखा गया है, जबकि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरह का जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो क्लॉज है वो इंक्लूडेड नहीं है। तो अब हम दोबारा 21 है, 22 कर लेते हैं। 20 में क्या है, नाम जरूर याद रखना है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। 3 बातें जो याद रखनी है वो यही है कि एक्सपोज फैक्टो लॉ नहीं है, पुरानी डेट से नहीं, फिर उसी ऑफेंस के लिए, एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं, और उसी अपना सबूत जो है खुद के अगेंस्ट नहीं माना जाएगा। फिर आर्टिकल 21 जो कि बहुत ही वाइड है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें किसी की आप लाइफ नहीं ले सकते, पर्सनल लिबर्टी नहीं ले सकते, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये बहुत वाइड है, इसमें आप सब कुछ लेके आ सकते हो, राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू क्लीन एयर, राइट टू गुड एनवायरमेंट, राइट टू लीगल एड, राइट टू शेल्टर, ठीक है, राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट टू लाइवलीहुड, ये सब। फिर 21A आया, उसमें बात हुई किसकी, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन जिनकी एज है 6 to 14, ये 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 से आया था। फिर आर्टिकल 22 जिसमें ऑर्डिनरी अरेस्ट के लिए 4 कंडीशंस दिए हुए हैं कि इन्फॉर्म करो रीजंस क्या है, डिफेंड करने के लिए अपने आप को वो कंसल्ट कर सकता है लॉयर को, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के आगे पेश किया जाएगा, मजिस्ट्रेट ऑथराइज नहीं कर रहा तो उसको रिलीज किया जाए। प्रिवेंटिव डिटेंशन स्पेशल है, इसमें क्या है कि 3 महीने तक उसको विदाउट ट्रायल रख सकते हैं। ये बेसिकली नेशनल इंटरेस्ट या अगर लगता है कि कुछ हार्मफुल करने वाला है तो कर सकते हैं, विदाउट ट्रायल, सोचो, बिना उसको मतलब कोर्ट में पेश किए 3 मंथ्स के लिए। लेकिन अगर 3 मंथ्स के बियॉन्ड करना है तो एडवाइजरी बोर्ड का अप्रूवल चाहिए होता है। 44th अमेंडमेंट ने इसको 2 मंथ्स किया था, बट वो इनटू फोर्स नहीं आया है। डिटेंशन के ग्राउंड्स क्या है उसको बताने होंगे, लेकिन किस वजह से हमें लग रहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट थ्रेटन हो रहा है, मतलब पुलिस वालों को लग रहा है, वो नहीं बताने की जरूरत है। एंड डिटेंशन ऑर्डर के अगेंस्ट उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके कि हाँ भैया मैं तो बेगुनाह हूं, आपको ऐसे लग रहा है। फिर पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि वो किसी पर्टिकुलर तरह के केसेस जो हैं वो बता सकता है कि ये इसके ऊपर लॉ बना सकते हैं हम, किस तरह का कितना मैक्सिमम पीरियड होगा जिसमें उसको डिटेन कर सकते हैं, एडवाइजरी बोर्ड क्या प्रोसीजर फॉलो करे वो भी बता सकता है। एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है पार्लियामेंट के पास कि अगर उसको कोई भी लॉ बनाना है प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए, किन रीजंस की वजह से, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स करंटली बना सकते हैं सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज एसेंशियल टू दी कम्युनिटी। तो अभी ये हमारा राइट टू फ्रीडम जो है वो अब खत्म हो गया है, और फिर हम उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आगे करेंगे। Okay, and please like the video and subscribe to the channel and share it with your friends also.